बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। आज हम जायज़ा लेंगे मुल्क की मईशत का। आज हम जायज़ा लेंगे मुल्क की इस वक्त जो इकनॉमिक कंडीशन है। आज हम जायज़ा लेंगे सुप्रीम कोर्ट के डिसीशंस का। आज हम जायज़ा लेंगे इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले का, और ख़ास तौर पे हम जायज़ा लेंगे इस वक्त जो मुल्क में फ्लड की सूरत हाल है, जो लोग बेचारे मर रहे हैं, उसका क्या हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर फॉर कश्मीर एंड GB अफेयर्स कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया सर। जी जी, कायरा साहब, सबसे पहले ये फरमाएं कि ये जो एक फाइनेंशियल टाइम्स की जो एक रिपोर्ट आई है, जिसके तहत उन्होंने तकरीबन ये साबित कर दिया है कि ये जो इलेक्शन कमीशन के पास पेंडिंग केस है उसके अंदर कुछ ना कुछ है, तो वो ये पेंडिंग केस अभी तक क्यों है, इसको अभी तक पेंडिंग किस लिए रखा हुआ है सर? बहुत शुक्रिया जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं यही सवाल हमारा है और यही हम इलेक्शन कमीशन से 8 साल तक इस केस की को 150 के करीब पेशियां हुई हैं, कोई 8-10 दफा इस पे स्टे ऑर्डर हुए हैं तो खत्म हुए हैं, और इस पे खान साहब ने बेशुमार एडजमेंट्स ली। अब तो सवाल ये है कि अगर उनके हाथ साफ है तो उन्हें क्या खतरा है। उनके दोस्त भी कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, तो उनको चाहिए कि वो मजीद पेशियां मजीद जैतुलाल से काम ना ले, बजाय इसके कि वो इसका फैसला कराते वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लड़ पड़े हैं। तो किसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या कमीशन को कंट्रोवर्शियल बना के इस फैसले को मजबूत डिले किया जाए। जब आप डिले नहीं होगा, इसलिए हम गुजारिश कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि आपने फैसला महफूज किया हुआ है, उस फैसला कर दीजिए जो भी है। हमको ये तो नहीं कह रहे ना कि आप जरूर खान साहब के खिलाफ फैसला करें, जो भी फैसला इंसाफ के तहत बनता है वो फैसला कर दीजिए, ताकि ये जो तासर है इस वक्त कि एक जमात को हर तरफ से सपोर्ट मिल जाती है, ये खत्म होना चाहिए। न्यूट्रलिटी हमसे। कायरा साहब, ये तो नहीं है कि ये जो आरिफ नकवी साहब हैं जिसके लिए उन्होंने नाम लिखा है, वो लेटेस्ट तरीन एक वर्जन का एक मलिक रियाज हैं, वो सब पार्टियों के साथ होते हैं, वो सबको फंड दे रहे होते हैं, वो PMLN को भी इसी तरह से पैसे दे रहे होते हैं, पीपल्स पार्टी को भी दे रहे हैं। कहीं आपके लिए ये थ्रेट तो नहीं है कि ये केस अगर खुला तो फिर आपके लिए भी केसेस आ जाएंगे? हमारे खिलाफ और PMLN के खिलाफ PTI का मुतालबा है कि हमारे खिलाफ फॉरेन फंडिंग का या ममनुआ फंडिंग का फैसला साथ किया जाए। तो बिल्कुल उनका ये हक, उनका ये दावा दुरुस्त है, लेकिन एक चीज कि खान साहब के खिलाफ 8 साल का भी उनकी अपनी जमात के एक फाउंडर मेंबर जो कि उनके फाइनेंसेस को डील करते थे, वो एक केस लेके आए इलेक्शन कमीशन में। ये किसी जमात की तरफ से, हमारी मुस्लिम लीग या किसी और जमात की तरफ से केस फाइल नहीं हुआ। ये केस उस वक्त भी फाइल नहीं हुआ जब खान साहब गवर्नमेंट में थे। ये केस उस वक्त फाइल हुआ जब अभी वो अपोजिशन में बैठे थे और उनकी अपनी जमात की तरफ से फाइल हुआ। तो गुजारिश ये है कि अब बजाय इसके कि वो हमें या किसी और को गालियां दें, उनके खिलाफ सबूत सारे उनके अपने साथियों ने फराहम किए हैं। अगर पीपल्स पार्टी के खिलाफ उनके पास सबूत है तो वो जरूर इलेक्शन कमीशन को दे, मुस्लिम लीग के खिलाफ है तो वो जरूर दे, और अगर हमारी किसी भी जमात, पाकिस्तान की किसी भी जमात ने कोई ममनुआ फंडिंग ली है तो उसका भी केस इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और उसको बिल्कुल जो करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। ये क्या बात आप सिर्फ ये तो नहीं कह रहे। कायरा साहब, आप इस हुकूमत का पार्ट भी हैं, और इमरान खान साहब का इल्ज़ाम ये है कि आप हालिया मुलाकातें भी की हैं और उनकी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी मिसेस को एक अच्छी पोजीशन पे अकोमोडेट भी इसी वजह से किया है कि वो PTI के खिलाफ फैसला दें और आपके खिलाफ कुछ ना खोले। देखिए, गुजारिश है, खान साहब ना बड़े बादशाह आदमी हैं, अब क्या कहा जाए। उनके अपने दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के एक बहुत आला ओहदेदार को, उनके बच्चों को, बच्चियों का नाम वगैरह नहीं लेना चाहिए, उनको बाकायदा नौकरी दी गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहलिया CSS करके ग्रेड 21 में या 20 में वो FPR की मुलाजिम है। 21 में जो बजट के बाद इलेक्शन या अपने सॉरी जो FPR होता है, FPR बजट के दिनों में ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करता, तो महीना सवा महीना, ये कसूल है उनका।
बजट खत्म हुआ तो एफबीआर में बहुत सारी पोस्टिंग ट्रांसफर हुई है। ग्रेड 20 के 21 के अफसरान को चीफ लगाया गया है, चीफ कलेक्टर, किसी को कलेक्टर लगाया है, किसी को डायरेक्टर लगाया है। वो पहले हेड ऑफिस में काम कर रही थी, एफबीआर में काम कर रही थी, यहाँ से उनको लाहौर में ट्रांसफर किया है, वहां से किसी साहब को ट्रांसफर करके यहाँ लाया गया है। ये सारे पाकिस्तान के अंदर पोस्टिंग ट्रांसफर हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहलिया एट हर ओन मेरिट वो भर्ती हुई थी, एट हर ओन मेरिट वो काम कर रही है, उनको जिनकी जॉब है। उसको ये कहना कि उनको अट्रैक्टिव पोस्ट दे दी गई है, ये बिल्कुल लागू इल्जाम है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। हाँ, अगर उनको कोई जॉब दी जाती, उनको कोई असाइनमेंट दी जाती, फिर तो बात है। वो रूटीन में इस जॉब पे इसी होते के बराबर होते पे पहले काम कर रही थी और पूरे पाकिस्तान के अंदर पोस्टिंग ट्रांसफर हुई है और बजट के बाद हुई है और उसमें कोई एक पोस्टिंग नहीं हुई। तो ये लागू इल्जाम। खैरा साहब, ये अब आते हैं इस महंगाई पे। आपने ख़ास तौर पे बिलावल साहब ने और आप आगे आगे थे, आपने एक लॉन्ग मार्च भी किया था कराची से इस्लामाबाद तक, उसको आप बिलावल साहब के साथ लीड कर रहे थे और इस हुकूमत को गिराने के लिए, और आप कह रहे थे कि ये हुकूमत गिरेगी तो फिर दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। तो वो तो उल्टा हो गया, ये क्या हो गया सर? एक बयान बता दीजिए जब हमने कहा हो कि दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। इकोनॉमीज ऐसी नहीं होती और हम झूठ के सारे पॉलिटिक्स नहीं करते, हम हकायक कौम के सामने रखते हैं। हमने कहा था कि इमरान खान की हुकूमत महंगाई का बायस बन रही है। हमने कहा था कि इनकी वजह से पाकिस्तान के लोगों की जिंदगियों में तकलीफें आ गई। हमने कहा था कि इमरान खान के दौर में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बर्बाद हुई है, चाइना हमसे नाराज हुआ है, सऊदी अरब टर्की हमसे नाराज हुआ है, अमेरिका नाराज हुआ है, यूरोप के साथ कशीदगी आई है। हमने कहा था कि इमरान खान साहब ने IMF के साथ मुआहदा करके खुद उस मुआहदे से इनहराफ किया है और IMF ने हमारी किस्तें रोक दी हैं। हमने कहा था कि IMF के पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम को हाल्ट करने से बाकी प्रोग्राम भी रुक गए हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार हो गया है। लिहाजा इस हुकूमत का जाना जरूरी है, उसके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन ये फरमाइए, हमारी हुकूमत आती है तो उससे पहले खान साहब IMF के साथ प्रोग्राम को खुद तात्पुर का शिकार करते हैं। उनके साथ तय की गई इंस्टॉलमेंट जो उन्होंने यूटिलिटी बिल्स में या पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे करने थे वो नहीं किए, बल्कि जाते जाते उसमें कमी कर गए, जिसके नतीजे से IMF और हार्ड हो गया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, खान साहब के जाने के बाद हमने आके IMF की कंडीशनलिटीज को मीट करने की कोशिश की है। उसके बाद आलमी प्राइसेस जो है तेल की वो एकदम शूट करती है और वो रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होती है तो हमारी वजह से तो नहीं हुई, उस जंग की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतें शूट कर जाती है, सप्लाई साइड बसाकम नहीं रहती। तो उसकी वजह से अगर प्रेशर आया तो पहले महीने डेढ़ में हमने कोशिश की को 1.5 अरब रुपया वो इंजेक्ट किया फ्यूल प्राइसेस में। लेकिन जब ये समझ आई कि ये कंटिन्यू नहीं हो सकता, ना IMF आपको अलाउ कर रहा है, ना आपके पास कुशन है, और आपने ये पैसा निकालने के लिए और पैसा पैदा करने के लिए या मनी प्रिंटिंग करनी है या कर्जा लेना है या डेवलपमेंट को रोकना है, तीनों बड़े नुकसानदेह थे। लिहाजा ये बर्डन पास ऑन हुआ और हमें तकलीफ का एहसास है। सर, आप खैरा साहब, आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन ये सारे स्टेप लेने के बावजूद भी आज की जो मोडीज की और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है उसमें हमारी जो मईशत डिफॉल्ट होने में चौथे नंबर पे है, हम नियर अबाउट श्रीलंका जा रहे हैं। तो इसका कोई प्रिवेंटिव भी तो बताएं ना। देखिए, गुजारिश ये है, इसके पहली गुजारिश तो जो मैं कर रहा था कि हमने जब ये फैसले किए तो हमें अंदाजा था कि इससे लोग नाराज होंगे। खान साहब लोगों को नाराज ना करने की वजह से ही वो फैसले कर गए जो बर्बादी के फैसले थे। हमने वो मुश्किल फैसले जिसकी सियासी कीमत हमें चुकाना पड़ेगी या पड़ रही है, हमने वो फैसले भी किए क्योंकि वो मुल्क के लिए जरूरी थे, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए जरूरी थे। पहली बात यह है कि डिफॉल्ट से बचाने के लिए आपको IMF की कंडीशनलिटीज जो आपने मानी हुई है वो माननी पड़ेगी। अगर वो नहीं मानेंगे, हमने उसको सॉफ्ट किया है, हमने उसमें रिलीफ पैदा किए हैं, हमने टारगेटेड सब्सिडीज का आगाज किया है, हमने पाकिस्तान में इंपोर्ट्स को डिस्करेज करने का प्रोग्राम शुरू किया है, हमने अखराजात को मिनिमाइज करने की कोशिश की है। लेकिन अगर IMF भी जो है
वो लहतुलाल से काम ले रहा है, उसको जल्द करना चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत अपने हर सतह पे, वजीर आजम, वजीर खारजा, वजीर जो हमारे खजाना और अब तो आर्मी चीफ भी, सारी हुकूमत मुकम्मल तौर पे IMF प्रोग्राम को बहाल कराने के लिए कोशिशें, जो इमरान खान साहब पर बात करके गए, खुद प्रोग्राम किया, खुद साइन किया, खुद उसको तातल का शिकार कर गए, जिसकी बदौलत आज दुनिया के बहुत सारे ममालिक और दीगर फंडिंग सोर्सेज का आपको फंड आना बंद हो गया है। अब उसको बहाल कराना है। जिस वक्त वो बहाल होता है, न सिर्फ वो $1.25 अरब बहाल होगा, बल्कि उसके साथ 6-7 बिलियन का अगला प्रोग्राम भी साथ उसके शुरू हो जाएगा। हमें वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी एक मिनट जरा ठहर जाइए, एक मिनट ठहरिए। हमें वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी, डेवलपमेंट बैंक की तरफ से भी 7-7, 8-8 बिलियन की जो ट्रांचेस हैं वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। हमारे साथ चाइना का, अदरवाइज जो हमारे बाकी दोस्त ममालिक हैं, उनके साथ हमने ताल्लुकात को बेहतर किया है। इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर इनफ्लो को बेहतर करके पाकिस्तान की इस इकोनॉमी को मुस्तहकम करने का इसके अलावा शॉर्टकट में क्या रास्ता है? हर वो फैसला जो मुश्किल तरीन था हमने लिया, कोई एक फैसला बताइए कि ये लेते तो बेहतर होता और हमने नहीं लिया। सर, आपका ये सारी जो आपने बातें बताई, लेकिन इसका कंक्लूजन ये है कि आप IMF को भी किसी एक इंडिविजुअल से फ़ोन करवा रहे हैं। ये भी आप इसकी क्लैरिटी भी कीजिएगा कि ये बात ठीक है या नहीं। दूसरी बात ये है कि 27 तारीख को प्रेसिडेंट साहब ने जर्नलिस्ट को बुलाया था प्रेसिडेंट हाउस में लंच पे, वहाँ मैं भी मौजूद था। वहाँ बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जो ख़ास बात थी जिसके लिए प्रेसिडेंट साहब ने, मैं समझ रहा हूँ कि कन्वे करने के लिए जो बात करना चाह रहे थे, वो ये थी कि आर्मी चीफ की तकर्री पहले भी हो सकती है नवंबर से। तो क्या ये बात भी हो रही है आपके हलकों में? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि इंडिविजुअल को जो कोशिश की गई है, मैंने गुजारिश की ना कि वजीर आजम, वजीर खारजा, वजीर खजाना, सारी हुकूमत के लोग मुतल्लिका जो है वो कोशिश कर रहे हैं। IMF के जो पाकिस्तान में मिशन है, दोस्त ममालिक को भी कह रहे हैं, और अमेरिका का क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंस है IMF पे, उनको भी कोशिश कर रहे हैं। ये याद रखिए कि इन सबको नाराज इमरान खान साहब ने किया हुआ है। IMF के साथ ताल्लुकात में तातुल इमरान खान साहब पैदा करके गए हैं। हमने उनको बहाल करने की कोशिश की है और काफी हद तक बहाल हो गए हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जल्द वो जो हमारी ब्रांच रुकी हुई है वो शुरू हो जाएगी, उसके साथ बाकी भी शुरू हो जाएंगे। अब उसके अलावा देखिए और क्या किया जा सकता है। मैंने आपसे सवाल किया कि आप पाकिस्तान का कोई फर्क हमें ये बता दें कि आपको ये स्टेप लेना चाहिए था जिससे आपकी इकोनॉमी की सूरत हाल बेहतर हो सकती। IMF को छोड़िए या IMF के साथ चलिए, लेकिन ये बेहतर स्टेप है, हम करने को तैयार थे, आज भी तैयार है। मेरा दूसरा सवाल था कि क्या वाकई ये अंडर कंसिडरेशन है कि आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है वो नवंबर से पहले भी हो? देखिए, मुझे इसकी टेक्निकलिटी का तो नहीं पता। ये बात कि आर्मी चीफ की तकरीर कब होनी है, आर्मी चीफ ने फर्दर एक्सटेंशन ना लेने का फैसला करके ऐलान किया हुआ है, ये तयशुदा है। अब अगर आप इस वक्त आर्मी चीफ का इशू क्या है, अब कि उनको फौरी तौर पर नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करना जरूरी हो गया है, क्या वो चीजों को रोक के बैठे हुए हैं? उनकी तरफ से तात्तुल है या वो तो सपोर्ट कर रहे हैं चीजों को? ये अगर खान साहब की तरफ से मुतालबा है तो उनका एक मुतालबा है कि आर्मी चीफ तकर्रुर करो नया, उनका दूसरा मुतालबा है इलेक्शन कमीशन को खत्म करो, उनका तीसरा मुतालबा है उनके मेंबर्स खत्म करो, उनका चौथा मुतालबा है इलेक्शन कमीशन के पुराने कवानीन बहाल करो, उनका छठा मुतालबा है कि भाई घिसा पिटाई यानी जो मशीन में मैकेनाइज्ड वोटिंग सिस्टम है, जो फेल्ड निज़ाम है, उसके तहत चलो। अब ये बातें कौन कबूल करे, क्यों कबूल करे? क्या वो किसी जमात के साथ बैठ के बात करने को तैयार है? आंसर इज नो। अगर वो अपनी धौंस धांधली से और अपनी सीनादोरी से मुतालबात बनवाना चाहेंगे तो नहीं माने जा सकते, फिर कानून अपने रास्ते से चले। राइट। कायरा साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। इस वक्त जो फ्लड आ रहा है, एक्सपेक्टेशन ये है कि 3 दिन के बाद 1 और 3 लाख क्यूसेक का बहुत बड़ा एक लहर आएगी पानी की सिंध में। ख़ासतौर पे अगर मैं आपसे सिंध का सवाल करूं तो इस वक्त सिंध में बुरी हालत है। तो पीपल्स पार्टी 14 साल से सिंध में इक़्तिदार में है, क्या आप समझते हैं ये गुड परफॉर्मेंस है?
पहली गुजारिश ये है कि अल्लाह ताला उन फ्लड में जो हमारे बहन भाई फंसे हुए हैं, जिनके नुकसानात हुए हैं, जिनके प्यारे उनसे अलग हुए हैं, जो दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और अल्लाह ताला जो इस वक्त मुश्किल के शिकार हैं, उनकी मुसीबतों में आसानी पैदा करे। देखिए, सूबाई हुकूमत, मरकजी हुकूमत सारी, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, बलूचिस्तान कश्मीर में भी, सिंध में भी, ये सारा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के जरिए काम हो रहा है। एनडीएमए, पीडीएमए सारे अपनी जगह काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की अफवाज, नेवी, एयरफोर्स सारे सब लोग ग्राउंड पे हैं। जो मैक्सिमम रिसोर्सेज है वो फराहम किए जा रहे हैं। ये याद रखिए कि फ्लड दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी जब आ जाते हैं एक्सेप्शनल, तो उनके भी नुकसान हो जाते हैं और फौरी तौर पे उन पे भी काबू पाना मुश्किल होता है। आप जरा गौर कीजिए, आपने सवाल तो कर दिया, अगर सिंध की गवर्नमेंट इस फ्लड को फोरकास्ट करके या फोरसी करके अगर उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे प्रोक्योरमेंट, पहले तो वसाइल है नहीं ना पूरी बहुत ज्यादा, क्योंकि वसाइल के साथ आपने सारे इंतजाम करने हैं, और अगर हमने प्रोटेक्टिव इंतजाम बहुत बड़े कर लिए होते और अल्लाह करता फ्लड ना आता, बारिशें इतनी ना होती, तो फिर क्या होता? फिर आप मुझसे क्या सवाल कर रहे होते? आप मुझे सवाल कर रहे होते कि सिंध की हुकूमत ने ये इसलिए किया है कि जी वो इसमें से कमीशन कमाना चाहते हैं, ये तो पैसा जाया कर दिया है। तो ये बड़ी तीखी तलवार है। साहब, प्रिवेंटिव मेजर्स तो आपको लेने पड़ेंगे ना। अब आप ये सवाल तो मैं आपसे करूंगा, अगर ना भी होगा तो भी करूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से गवर्नमेंट रियासत है। 1 मिनट रुक जाइए, इस तरह नहीं। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा तो आप अगला जवाब देंगे। रास्ते में आप रोकेंगे, मैं आपको भी नहीं बोलने दूंगा। जी, आप बताएं, आपके लिए मैं तो सिंपल ये गुजारिश कर रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज है, तो चीफ मिनिस्टर और उसकी पूरी टीम, उनका पूरा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, उनका पीडीएमए, उनका एनडीएमए और फौज, नेवी और एयरफोर्स के लोग, रेंजर्स, क्या इनमें से कोई बंदा घर बैठा है, कोई पीछे बैठा है? जितना कोशिश है यार, दुनिया के बाकी ममालिक में जब अचानक बहुत बड़े लेवल पे मॉनसून आ जाए तो क्या इस तरह के नुकसान हो नहीं जाते? मैं ये नहीं कह रहा कि होने चाहिए। हाँ, आप बताइए कि यहाँ कमी है, यहाँ, और मीडिया बड़ा अच्छा इस पे सर मेरा आप मुझे सवाल भी करने दें। कायरा साहब, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बोलते, आप मेरा गुजारिश भी सुने। ये जो आप बता रहे हैं ना कि अब आप सारे रोड पे, ये रोड पे होना जरूरी नहीं है। इसके लिए जरूरी ये है कि नए कैनाल बनाए। आपके पास 14 साल से हुकूमत है, वो उसका हल है। सर कैनाल हल नहीं है भाई। तो आप बताएं, किस चीज के लिए निकाले जाते? सुने आप जी, कैनाल किस चीज के लिए निकाले जाते हैं? कैनाल इरिगेशन के लिए होते हैं, कैनाल फ्लड रिलीफ के लिए नहीं होते। और फ्लड का पता है आपको, कौन सा फ्लैश फ्लड आया सिंध में? सिंध के अंदर बारिशें बहुत ज्यादा हुई है। इन बारिशों के पानी को जखीरा करने के लिए डैम, वो डैम की वहां जगह जहां जहां ऑलरेडी बने हुए हैं, इन पानियों को निकालने के लिए नाले चाहिए यकीनन, और सारे काम के लिए अभी बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए। जो नहरें हमारी मौजूद हैं, ये 1970, ये पिछले 70, 72, 75, बल्कि 80, 90 साल में यहाँ तक बनी है। पाकिस्तान से पहले कायरा साहब, आप मेरे सवाल का जवाब ही दे रहे हैं, लेकिन वो मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी बताऊंगा, दादू में, जहां पे इसका प्रपोज था, अभी तक नहीं बना। अच्छा, आप जीबी के और कश्मीर अफेयर्स के एडवाइजर भी है। इस वक्त परसेप्शन ये है कि इंडिया ज्यादा पानी छोड़ रहा है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, हिंदुस्तान के पास अपर रैपेरियन है। सिंध के अंदर तो उनका पानी छोड़ने का इतना तसव्वुर नहीं है, वहां तो उनका इतना कंट्रोल नहीं है। लेकिन चिनाब के ऊपर, रावी के ऊपर, उनके वहां उन्होंने पीछे बनाए हुए हैं, बांध बनाए हैं या डैम बनाए हुए हैं। अब हम लोअर रैपेरियन है, जब वहां एक्सेप्शनल बारिशें हुई है, पाकिस्तान में हुई है, तो हमारा पानी भी समुद्रों में जाना है। और उनके यहाँ जब बारिशें होती हैं, ज्यादा बारिशें हुई हैं, तो उनके नतीजे में ज्यादा बड़ा फ्लड आया है और वो अचानक पानी खोलना पड़ता है उनको। तो बाज़ औक़ात वो एक दुश्मन मुल्क के तौर पे शायद ये भी करते हो कि वो मुश्किल वक्त में ज्यादा पानी खोल दे हो। लेकिन इसको भी देखने के लिए हमारा वाटर कमीशन मौजूद है, दुनिया के बाकी लोग मौजूद हैं, सैटेलाइट मौजूद हैं। अगर हिंदुस्तान कुछ ऐसा काम करेगा तो उसके ऊपर भी हम पूरा एहतजाज करेंगे। नहीं, अभी आपके पास क्या स्टेटिक्स है? क्या वाकई वो जो एक्स्ट्रा उन्होंने पानी छोड़ा है, जो लोग मीडिया पे बात कर रहे हैं, या अभी वो रूटीन का चल रहा है?
मुझे प्रॉपर इसका पता नहीं, लिहाजा मैं टामुक तो यहाँ मारूंगा। मैं इसका पता करके अपने वाटर ड्रीम से आपको बता सकता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका कमर जमान कायरा साहब, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाजरीन। हम कमर जमान कायरा साहब से तफसीलन बात कर रहे थे मुल्क की मईशत पे, इस वक्त फ्लड की सिचुएशन पे। इस वक्त हमारे साथ मुस्तनद पैनल है जो हमारे स्टूडियो में है। सैयद असद अली शाह साहब हैं, लीडिंग इकनॉमिक एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, लीडिंग इकनॉमिक एनालिस्ट हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपने असद अली शाह साहब, आपने कायरा साहब की बातें भी सुनी कि वो जो पुरानी हुकूमत थी उन्होंने सारा कुछ ख़राब किया था, फिर हम आए, हमने इसको रिपेयर मेंटेनेंस की, हम ठीक किया, लेकिन ठीक करने के हमें आम आदमी को वो नज़र नहीं आ रहा। वो तो कह रहा है भाई मेरी तो दूध को, मेरी तो दही को सस्ता करें, ये रिपेयर मेंटेनेंस का काम आप खुद करते रहें, हमें इससे कोई गरज नहीं। आप पहली बात तो क्या एग्री करते हैं कि ये जो नई हुकूमत आई है इसने रिपेयर मेंटेनेंस किया है या बेड़ा गर्क किया है? देखिए, मेरे हिसाब से तो ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग मुझे तो ये नज़र आता है कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान का क्राइसिस है और बहुत बड़ा क्राइसिस है, ये सिर्फ पीटीआई गवर्नमेंट की मिसहैंडलिंग नहीं है, उससे पुरानी गवर्नमेंट्स भी हैं। कंटिन्यूसली बतदरीज हमारे इंडिकेटर्स जो हैं वो ख़राब होते रहे हैं और कई चीज़ें वो कायरा साहब सही भी कह रहे थे। आई मीन कि आप अब IMF के ऊपर आप देखें कितनी पॉलिटिक्स होती रही है। वो उन्होंने जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त भी आप देखें कि $20 बिलियन का लास्ट 2018 में PMLN की गवर्नमेंट में वो था करंट अकाउंट डेफिसिट। उस वजह से अच्छा उन्होंने आके 1 साल लगा दिया IMF में। पहले उन्होंने कहा था कि मैं खुदकशी कर लूँगा, IMF में नहीं जाऊँगा। फिर जाना पड़ा उनको IMF में। फिर ये पॉलिटिक्स हो जाती है कि जी IMF के पास आपने गिरवी कर रख लिया है मुल्क को, आपने स्टेट बैंक, और दोनों सारी पार्टीज़ एक दूसरे को अलेज करती रहती हैं कि जी आप मुल्क बेच रहे हैं, आपने स्टेट बैंक को बेच दिया, लेकिन खुद आके करते वही हैं। तो ये मेरे ख्याल में बात यह है कि हमारे वक्त आ गया है कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ज़रा दूसरों को जब अपोजिशन में होती हैं क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो काफ़ी हद तक सही भी होता है, लेकिन वही चीज़ें फिर दोहराते हैं, वही गलतियां दोहराते हैं आके। तो मुझे तो मैं उस दिन का मुझे इंतज़ार है कि जो पॉलिटिकल पार्टी कुछ ये भी कहे कि जी हाँ हमने भी ये गलतियाँ की थी, क्योंकि ये जो इस वक्त मुल्क का हाल हुआ है ये सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया है, ये पिछले 4-5 डेकेड से कंटिन्यूस पाकिस्तान की हालत ख़राब होती रही है। रीज़न क्या है? लेक ऑफ इंटरेस्ट है, पर्सनल उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है। अच्छा, हमारा कल का जो बच्चा था जिसको हम कहते थे कि टके टके का, वो टका हमसे ऊपर चला गया। उनकी इस वक्त एक्सपोर्ट देखें डबल है हमसे, हमारी 24 बिलियन है, उनकी 54 बिलियन एक्सपोर्ट हो गई। वजह क्या? 2-3-4 वजह हैं ख़ास। एक तो वजह खैर ये है कि ये पॉलिटिक्स में एक नेपोलियन का कोट है, वो कहता था कि सक्सेस इन पॉलिटिक्स मींस प्रॉमिस एवरीथिंग डिलीवर नथिंग। ठीक है ना? वो हम यहाँ तो प्रॉमिसेस जो है जब आप पूरा हम होते हैं हर किस्म का प्रॉमिस करते हैं विदाउट वैल्यू, पूरा कर रहे हैं हम उसको। दूसरी बात ये है कि आप जब ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, जब भी आप अपोजिशन में होते हैं तो आप क्रिटिसाइज ये आपने गलत किया, ये किया, लेकिन आप वो तैयारी नहीं करते कि पाकिस्तान के जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। क्योंकि ये बतदरीज जो है ना, हमारा डेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, एक्सटर्नल डेट बढ़ता जा रहा है। हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए देखें वो गोल्ड और रिसोर्सेज नहीं होते, सबसे इम्पॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स है। हमारा ह्यूमन रिसोर्स तो आप देखें 21वीं सदी में हमारे 40-45% जो है बच्चे स्कूल नहीं जाते। आपने 18th अमेंडमेंट में आर्टिकल 25A में मैंडेटरी कर दिया कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि ऑल चिल्ड्रन ऑफ स्कूल गोइंग एज
यानी उनको कंपल्सरीली एजुकेट करना है आपने, लेकिन उसका क्या हुआ? कर ही नहीं पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं आप, पैसे ही नहीं है आपके तो पास। बात यह है कि ये अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। और दूसरा जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान में, मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा कल्चर है ना, वो कल्चर ये है कि, और ये पॉलिटिशियंस ने भी किया है, हमारा पूरा कल्चर भी ऐसा है कि आप देखें 98%, 97% जो हमारी पॉपुलेशन है वो सब हम ख़ानदान जो है ना, बच्चे को कहते हैं कि आपने एजुकेशन के बाद जॉब करनी है, नौकरी करनी है, ठीक है ना। और एजुकेशन का मकसद ही ये बताते हैं आप कम से कम मैट्रिक करें, इंटरमीडिएट करें या BA MA कर लें, और उसके बाद फिर सरकारी नौकरी पे सरकारी नौकरी। हाँ सर, तो वो उसकी वजह से, और पॉलिटिशियंस जो है वो वोट लेने के लिए यही प्रॉमिस करते हैं कि हमने सरकार, और ये समझते हैं बहुत अरसे से बड़े सीनियर सियासतदान जो है कि शायद हुकूमत के पास अनलिमिटेड ख़जाना है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इस अजम्पशन पे इस मुल्क को चलाया गया है, मुल्क बैंकरप्ट हो गया है। हमने सरकार को इतना भर दिया है लोगों से, हमारे पास हमारी जो आपने बताया ना बांग्लादेश का एग्जाम्पल, मैं आपको बता रहा हूँ, उसका एग्जाम्पल बड़ा क्लासिकल है। अच्छा, बांग्लादेश और हम में फ़र्क ये है कि बांग्लादेश, जैसे आपने कहा कि 1971 में जब वो अलग हुए तो हमसे 50% उनका GDP कम था, जी, अभी 50% बढ़ गया है। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क एक, अच्छा करप्शन की बात करते हैं हम, तो करप्शन में बांग्लादेश हमसे ज़्यादा ख़राब है। मेन फ़र्क ये है कि उनका जो खर्चा है हुकूमत का वो 14-15% है GDP का, 14 to 15% ऑफ द GDP हो रहा है। हमारा 22% है। हम रोते रहते हैं, कहते रहते हैं कि हमारा टैक्स टू GDP रेशो कम है, वो हमारा अगर 10-11% है तो बांग्लादेश का हमसे भी ख़राब है। तो मेन फ़र्क ये है कि उनका खर्चा जो है वो इतना नहीं है, और एक वजह उसकी ये है कि वो फ़ौज पे नहीं खर्चा किया, फ़ौज नहीं है उनके पास। हमने पूरी दुनिया को फतेह भी करना है, और दूसरी बात यह है कि उनके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स नहीं है। आप देखें फेडरल गवर्नमेंट में जब 18th अमेंडमेंट की, उसके बावजूद वहाँ पर जो महकमे थे सारे के सारे वो बल्कि बढ़ाते रहे हैं, वो कम नहीं हुए। तो और सूबाई हुकूमतों में पैसे जब ज़्यादा आए तो वो भी सारे वेस्ट हो गए। वो आप देखें तालीम बेहतर हुई, आपकी सेहत आपकी बेहतर हुई। तो ये असल में हकीकत कर रहे हैं। नहीं, बात यह है कि जब तक हम हकीकत पसंदी से अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे कि भाई हम अपने आउटकम्स कैसे ठीक करें, जब तक आप अपना ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं करेंगे। इस वक्त इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है दुनिया में अपॉर्चुनिटी ये है, देखें ना, आप उसकी तरक्की की दो चीज़ें बता रहे हैं, एक तो उसका डिफेंस एक्सपेंडिचर नहीं है, दूसरा उसका 1 यूनिट है, इसलिए वो कामयाब है। एक ये है, उसके अलावा दूसरी बात ये है कि हमने सारे क्या करते हैं कि टैक्स हमने बहुत लगा दिया है लोगों के ऊपर, टैक्स का बर्डन। हाँ, यही है ना हमारी बिजनेस इस वक्त। अभी इस बजट में भी इन्होंने क्या किया, 60% तक टैक्स कर दिया है, सुपर टैक्स लगा दिया है। पूरी दुनिया जो है टैक्स रेट्स कम करती है, ताकि ये जो दुनिया में एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, पूरी दुनिया में वो मुल्क तरक्की करते हैं जिनका ह्यूमन रिसोर्स अच्छा हो, जहाँ पर बिजनेसेस जो है वायबल हो। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर ये टैक्स के मामलात और बाकी चीज़ों को मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, उनसे इस पर तफसीलन बात करते हैं। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त मुल्क की मईशत पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ में मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब हैं। सर, आपकी हालिया आरिफ नकवी साहब से मुलाकात भी हुई लंदन में, इस वक्त उसकी क्या सूरत हाल है? और ये जो फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल आया है जिसमें उन्होंने तफसीलन बताया है कि एक UAE का शहज़ादा जो इस वक्त मिनिस्टर भी है, उन्होंने पैसे दिए, फिर एक क्लब में आए, फिर क्लब में से एक पाकिस्तानी कंपनी में आए, फिर कंपनी में से PTI में आए। आप इसकी कोई इंटरनल अंदर की स्टोरी बताएं ना सर। सर, कुछ अर्से पहले मैं लंदन गया था तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, जान पहचान थी, एंड अफसोस हुआ उनको देख के। डेफिनेटली ही लॉस्ट लॉट ऑफ वेट, क्योंकि उस वक्त ज़मानत के ऊपर हैं, तो एक एंकल मॉनिटरिंग होती है जो
आम तौर पे वो लोग जिनको वो नहीं चाहती जो कि हुकूमत के रेडियस से बाहर निकलें, ठीक। वो उनको लगी हुई थी और डेफिनेटली उनको अफसोस था कि जो चीज़ें उनकी हुई। उन्होंने मुझसे ये भी शिकायत की कि इमरान साहब ने उनका वो साथ नहीं दिया जो उनको देना चाहिए था, बल्कि अपना टेलीफोन वगैरह उनको बंद कर दिया। और उनको ये था कि अगर इमरान साहब मेरा साथ देते या हुकूमत मेरा साथ देती तो मुझे ये जो यूएसए कोशिश कर रहा है वो कि किसी तरीके से एक्स्ट्राडाइट हो जाएं वो यूके से, और अगर वहाँ पे होते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा सबूत हैं। हुसैन साहब, मैं आपको बतलाऊं कि ये जो फाइनेंशियल टाइम्स के जितनी भी इंकशाफात आए हैं ये कुछ महीनों पे मुहिद हैं, यानी कि इनके पास जो ईमेल्स वगैरह हैं, वो क्रिकेट क्लब की जो करस्पॉन्डेंस हुई थी वो कुछ महीनों की हैं, जिसके अंदर तकरीबन कोई $33 मिलियन का ट्रांजैक्शंस हुई हैं जो पीटीआई को ट्रांसफ़र किए गए। मगर यूएसए के पास जो इंफॉर्मेशंस हैं वो जब तक ये कंपनी जो थी बैंकरप्ट नहीं हुई है अबराज, जब तक की हैं आखिरी दिन तक, और वो इतनी ज़्यादा हैं कि अगर उसमें इनको कन्विक्शन होती है तो वो कहते हैं कोई 100-150 साल से ज़्यादा की कन्विक्शन जो है वो इनको होगी। डेट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि इनकी पूरी कोशिश है कि वो, और वो ये भी शिकायत कर रहे थे कि जैसे आपको पता होगा कि एक वाक़या हुआ था जिसमें एक चाइनीज़ जो थी उनको डिटेन कर लिया था कनाडा ने, और अमेरिका उनको एक्स्ट्राडाइट करवाना चाहते थे कनाडा से। हवावे की जो मालिक की लड़की थी, मगर चाइना गवर्नमेंट ने बड़ी सख्ती की और आपने देखा कि बाद में अमेरिका कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने कहा हम गूगल शुगल को भी इधर से भगा देंगे। एग्जैक्टली दिया था। तो उनकी बातों बातों में ये था कि अगर चाइना की हुकूमत अपने एक शहरी के लिए इस तरह की सख्त डिसीजन ले सकती है तो वाई नॉट। रिहाम खान ने अपनी किताब में भी ये मेंशन किया है कि खान साहब ने मुझे बताया कि ये आरिफ नकवी ने 67% इलेक्शन का जो खर्चा है वो हमें दिया था 2000। इसमें कितनी सज़ा का? मैं ये बिल्कुल सही है क्योंकि 2013 का जो इलेक्शंस हुए थे उसमें मुझे 70% का पता लगा है कि कोई 70% जो था वो खर्चा इन्होंने उठाया था। मगर डेफिनेटली देखिए हो रहा ये है कि उसमें से कुछ ये था अमाउंट जो था वो के इलेक्ट्रिक को भी इन्वॉल्व किया गया, यानी कि उनको भी चार्ज किया गया। नाउ के इलेक्ट्रिक जो है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है एंड यू कैन नॉट जस्ट अमाउंट को वहाँ से डाइवर्ट करके आप किसी के इलेक्शंस कैंपेन के अंदर आप नहीं दे सकते। तो देखिए गलत चीज़ें तो बहुत की हैं और अब उनको उसका बहुत ज़्यादा रिग्रेट क्या रीज़न देख रहे हैं ये इलेक्शन कमीशन इसको क्यों रोक के बैठा हुआ है? वो समझ रहे कि ज़्यादा जो है वो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी मुल्क में और इंतशार पैदा हो जाएगा, क्योंकि ये तो इस केस में पकड़ा जाएगा। हुसैन साहब, तलत साहब एक मानी ग्रामी जर्नलिस्ट हैं, उनका एक ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है उनके ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, कि इस वक्त इसको अगर आती है तो उससे जो है ऐसा नहीं हो कि कहीं पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स और हो जाएं। तो मगर मैं ये कहूँगा कि जितना ज़्यादा इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो उनकी बड़ी अच्छी एक रेपुटेशन है बड़े, और अगर उन्होंने इसको फर्दर ड्रैग किया, इसको होल्ड किया, तो मेरे ख्याल से उन्हीं को नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि जैसे आपको ये मालूम है कि जुडिशल कमीशन के अंदर अब पीटीआई इस केस को लेके जाना चाहती है और किसी तरीके से उनको हटा दिया जाए। मतलब दूसरा एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इमरान खान साहब बड़े स्मार्टली खेल रहे हैं। उनको ये मालूम है कि कल अगर आरिफ नकवी का एक्स्ट्रेडिशन होता है अमेरिका के अंदर तो खुल के तमाम बातें जब आएंगी तो उससे बचने के लिए वो पहले उन्होंने एक बयानिया जो है अमेरिका के ख़िलाफ़ गढ़ दिया है ताकि कल को जब हो तो बोलेंगे जी देखिए मैंने तो पहले आपको कहा था कि अमेरिकन मेरे साथ। हमने आपसे तफसीलन इस पे आज समझ लिया, हम आपसे एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम भी करेंगे। आपकी इकानमी पे भी बहुत गहरी नज़र है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन, इसके साथ आज के प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपने आप को कोरोना वायरस से और फ्लड से बचा के रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।